बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आलमी यौम ख़वातीन पर पाकिस्तान की ख़वातीन के मसाइल पर गुफ्तगू से पहले मैं कुछ ऐसी पाकिस्तानी ख़वातीन का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने माजी में बहुत जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और सियासत में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। और सबसे पहले इसमें मोहतरमा फातिमा जना का नाम आता है, जिन्होंने एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन भी लड़ा, बहुत जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, उनके खिलाफ रिगिंग हुई। और यही वो ज़माना था जब कराची में कुछ फसादात भी हुए और कुछ मसाइल भी शुरू हुए। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आप जानते हैं जनरल ज़ियाउल हक का जो दौरे आमरीत था उसमें उन्होंने भी बहुत जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। और उसके बाद एक ब्रीफ पीरियड के लिए आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ के दौर में बेगम कुलसूम नवाज शरीफ का भी एक किरदार था। जब उनकी जो पार्टी थी उसको तोड़ने की कोशिश हुई, बहुत से मर्द पार्टी छोड़ के भाग गए, लेकिन एक औरत जो है उसने पार्टी को संभालने की कोशिश की। तो उसके बाद वो सियासत में ज्यादा एक्टिव नहीं रही, लेकिन जो पार्टी थी उसको बचाने में जो उनका किरदार है परवेज मुशर्रफ के दौर में, वो भी हमें याद रखना चाहिए। ये इन तीन खवातीन का जिक्र मैंने इसलिए किया कि अगर आप मौजूदा सूरत हाल को सामने रखें और कुछ माजी के वाकयात को सामने रखें, पाकिस्तान की सियासत में जो मर्द हैं अक्सर सियासी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रेशर आया और मर्द साहब जो हैं पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। औरतें भी शादो नादर पार्टियां छोड़ती रही हैं, लेकिन जो बड़ी जो सियासी खवातीन थी उन्होंने न सिर्फ डिक्टेटर्स का मुकाबला किया बल्कि उन्होंने अपनी पार्टियों के अंदर सियासी वफादारियां तब्दील करने में उनका किरदार बहुत कम नजर आता है। इस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान की सियासत में जो मर्द हैं औरतों की निस्बत मर्दों ने सियासी वफादारियां ज्यादा तब्दील की हैं, औरतों ने कम तब्दील की हैं। ये वैसे ही मैंने एक इब्तदाई गुफ्तगू में कुछ जिक्र कर दिया, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम आते हैं आज के मौजू की तरफ, और हमारा आज का मौजू यह है कि पाकिस्तान में खवातीन के बहुत से मसाइल हैं और एक बड़ा मसला जो है वो तशद्दुद भी है, और तशद्दुद के साथ एक मसला जुड़ा हुआ है, वो जहेज का मसला है। और शायद आपको ना पता हो, लेकिन पाकिस्तान में जहेज के हवाले से एक कानून भी मौजूद है और इस कानून पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं होता। यह कानून एक मजाक बन चुका है। इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहबा, वजीर ममलकत बराए सेहत, मोहतरमा आयशा सैयद साहबा, रुकन कौमी असम्बली जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक, और समन जाफरी साहबा जो MQM की रुकन कौमी असम्बली है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाजत दें मैं समन जाफरी से गुफ्तगू का आगाज करूं। समन जाफरी, आपने पिछले दिनों एक तरमीमी बिल पेश किया कौमी असम्बली में, थोड़ा सा आप हमें बताएंगी कि आपके उस बिल का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से जितनी भी माएँ बहनें और बेटियां ये प्रोग्राम देख रही हैं, उसके साथ साथ जितने भाई और वालिद जो हैं वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको आज का दिन जो है वो मुबारक हो। वैसे तो 365 डेज जो हैं वो ख़वातीन के होने चाहिए और होते हैं, क्योंकि उनके बगैर जो है वो दुनिया में वजूद मुश्किल है लोगों का। कमिंग बैक टू द बिल, ये बिल जो है इसके अंदर तरमीम हमने की 1976 का एक्ट था डाउरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स का। एक तो इतने अरसे में इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं आई थी। दूसरी बात ये है कि जो मेन फोकस था वो ये था कि हमारे मुल्क के अंदर ये एक बहुत ही इल एक प्रैक्टिस है और इतनी डीप रूटेड है कि आप इसको जितना भी निकालना चाहिए निकलती नहीं है। ये बिल लाने के मकसद दो थे। एक तो ये कि जब हम लोगों में उठते बैठते हैं, दो हम रिजर्व सीट्स पे हैं, लेकिन कराची की सियासत का आपको अंदाजा है, वहाँ पे लोगों में उठना बैठना हमारा बहुत होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी, और मिलना जुलना वहाँ पे बहुत, ना सिर्फ कराची में बाकी जगहों पे भी, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम देख रहे थे वो ये थी कि लोगों के पास पैसे हो ना हो, 5,000 6,000 8,000 से ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं होती थी, लेकिन जहेज़ देना बहुत ज़रूरी इसलिए होता था वरना बेटियों की शादी नहीं होती थी। अच्छा, अगर आपने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से किसी से एहसान लेके लोन लेके जहेज़ ले लिया, उसके बाद जो दूसरी खतरनाक चीज़ ये होती थी कि लोग बहुएं ब्याह के ले जाते थे, या तो चूल्हा फट जाता था, बहू मर जाती थी, या फिर तलाक हो जाती थी, और वो जो जहेज था वो एक जहेज जिसकी बुनियाद पे तमाम तर चीजें होती थी वो बेटियों को दे दिया जाता था आगे। तो इट वाज अ मतलब वो कंप्लीट एक क्योस मचा हुआ है और एक बहुत ही तरीके से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रेशर नहीं आता सोसाइटी के ऊपर से। मैं ही बैठी हूँ यहाँ पे, दो मेरी और कोलीग्स बैठी हैं, स्टीम्ड कोलीग्स बैठी हैं,
हम देखते ये हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम जस्टिफाई कर जाते हैं जहेज को, किसी नहीं अगर कोई नहीं होता तो पुप्पी मामी मांगने आ जाती हैं, अगर वालदा या वालिद नहीं मांग रहे होते। आजकल हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे मर्द हजरात मना कर देते हैं कि जी हमें जहेज नहीं चाहिए, बट फैमिली में इतनी डीप रूटेड ये चीज़ होती है। अगर आप ये बिल देखें जिसकी अपनी बात की, इसके अंदर 2 मेरे साथ एक MNA फीमेल जो है वो भी मूवर हैं और 2 मर्द हजरात जिन्होंने खुद ऑप्ट किया कि जी हमें भी आप वो करें, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं होगा सोसाइटी का। मैं नाम ले दूं इनके? जी बिल्कुल। समन सुल्ताना जाफरी तो आप हैं जी, और डॉक्टर निखत शकील खान, सैयद अली रजा आबदी और मिस्टर मोहम्मद मुजम्मिल कुरैशी। बिल्कुल। तो जरूरी ये है कि खाली बिल जमा कराना या इस तरीके की चीजें, देखिए लेजिस्लेशन होती है लेकिन लेजिस्लेशन के बाद इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा कि बिल ऑलरेडी मौजूद था जिसमें मैंने तरमीम की है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं थी। तो अब कोशिश ये होगी कि आपके प्रोग्राम में थैंक यू, आपने इतना बड़ा आज टॉपिक उठाया आज के दिन, हमें अवेयरनेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी कि जी बिल मौजूद है, लॉ मौजूद है, लेकिन इंप्लीमेंट कराना। अच्छा, बिल पर बात करते हैं आयशा सैयद साहब, पहले हम जरा थोड़ा सा हमारे अपने नाजरीन को एक रिपोर्ट दिखा दें राशिदा शुएब की, और वो आपको बताएंगी कि कानून तो पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और खवातीन बदस्तूर तशद्दुद का निशाना बन रही हैं। गैरत के नाम पर कत्ल, कारोकारी, घरेलू तशद्दुद या फिर नफ्सियाती इस्तेहसाल, खवातीन के खिलाफ जराइम की फहरिस्त तवील है। देश में आए और मुझ में मिट्टी का तेल फेंका। जब वो माचिस लेने गए तो मैं हमसाइयों के घर भाग गई। न मेरे पैरों में जूते थे और न मेरे सर पे दुपट्टा था। जहेज की लानत इन सब पर भारी, मजलूम खवातीन घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साल 2015 में खवातीन पर तशद्दुद के 3632 केसेस रिपोर्ट हुए। 535 खवातीन ज्यादती, 387 इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनी। गैरत के नाम पर कत्ल हुई 496, 75 खवातीन को जलाया गया, 841 अगवा तो 642 कत्ल कर दी गई। 605 ने हालात से तंग आकर खुदसोजी कर ली। पहले मेरे मियां ने ये बाजू तोड़ा था, फिर मेरे बेटे ने ये बाजू तोड़ा है, फिर 7 टाँके लगे मेरे सिर। तो सब ने कहा था कि जहेज नहीं दो ना, तो लेकिन मेरी अम्मी ने इतनी गरीबी गुरबी में मतलब अपने भाई का, मेरे भाई का हक मार दिया। फ्लावर सा वो बेचा है, मतलब कुछ भी नहीं रखा। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल इस्लामाबाद के शेल्टर होम में 1943 खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। माओं के साथ मासूम बच्चे भी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। जहेज की फरसुदा रस्म के खिलाफ कानून साजी तो हुई लेकिन अमल दरामद के बगैर। जहेज और ब्राइडल गिफ्ट्स एक्ट 1976 के तहत जहेज और दुल्हन को तहाइफ देने की ममानियत है। 1993 में इस एक्ट पर तरमीम के जरिए जहेज या दुल्हन को तहाइफ की मालियत 5000 से बढ़ाकर 50,000 मुकर्रर की गई। शादी के अखराजात शहरों में 25,000, देहात में 10,000 से तजावुज न करें। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को 6 माह तक कैद और जुर्माने की सजा भी होगी, मगर कानून पर अमल दरामद तो हो। जहेज की वजह से ज़बानी से लेके जिस्मानी तक कोई तशद्दुद होता है तो उसको कॉग्निजेबल क्राइम यानी काबिल ताज़ीर जुर्म तस्वर किया जाए। हमें वल्वर के खिलाफ भी जंग लड़नी है, बरी के खिलाफ भी जंग लड़नी है और जहेज के खिलाफ भी जंग लड़नी है, ना लेना ना देना। जहेज के तकाजे के साथ दिखावे के लिए इस्तिताअत से बढ़कर शादी और तमाम रसूमात ने भी वालिदैन की परेशानी बढ़ा रखी है। मुल्क में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कवानीन की कमी नहीं, लेकिन फरसुदा रिवायात से दामन न छुड़ाया जा सका। जब तक कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कराया जाता, हवा की बेटी जुल्म की चक्की में पिसती रहेगी। कैमरामैन अब्दुल सलाम सोमरो के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। जी, राशिदा शुएब की रिपोर्ट आपने देखी। आयशा सैयद साहब, पाकिस्तान में जहेज के बारे में कानून मौजूद है लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। आपके ख्याल में क्या वाकई जहेज एक बड़ा मसला है पाकिस्तानी औरत का? और वरवर का जिक्र किया एक खातून ने, तो क्या वरवर तो मर्दों का मसला है? बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी आपका इस बात पे कि इस अहम मौके पे आप ने हमें बुलाया और इस अहम मौजू पे जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। पहले तो मसला ये है कि हमारे पास कवानीन बहुत सारे मौजूद हैं, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के भी मौजूद हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक़ के भी मौजूद हैं, लेकिन स्टेट का जो रोल होता है कि कवानीन बनाना और कवानीन पर अमल दरामद करना और उसको फिर देखना, तो इंतहाई अफसोस के साथ कि हम वो रोल हमारा स्टेट जो है वो अदा नहीं कर रहा। और जो ये बढ़ता हुआ मसला है, सिंध में दूसरी तरह से है, पंजाब में कोई और शक्ल है।
बलूचिस्तान में फिर और शक्ल बन जाती है और केपी में आके कोई और शक्ल बन जाती है। तो ये मसला इस वक्त के इंसान की कदर, बच्ची की कदर कम हो गई है। जब एक बच्ची जाती है, आप अपनी बच्ची को दे रहे हैं किसी घर में, वो सबसे अजीम तोहफा है, एक बड़ी मतलब दिल का टुकड़ा है, वो जा रहा है, उसकी कदर नहीं है। लेकिन जो उसके साथ जहेज आ रहा है उसको देखा जाता है, और उसी की वजह से फिर माँ बाप जो है वो एक परेशानी होती है कि हमारी बच्चों का निकाह नहीं होगा, हमारी बच्चों के घर नहीं बसेंगे, हमारी घर की शादियां नहीं होंगी। तो जब ससुराल जाती हैं, अगर उनके साथ जहेज नहीं होता, फिर उनको वो कदर भी नहीं दी जाती, उनको वो इज्जत भी नहीं दी जाती, और उनके साथ बहुत सारे मजालिम भी होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो स्टेट ने भी देखना है, जो पूरी पाकिस्तानी अवाम ने भी देखना है, इसलिए कि स्टेट की भी जिम्मेदारी और अवाम की भी जिम्मेदारी है, और फिर तमाम इदारों की भी जिम्मेदारी है कि जब स्टेट एक कानून पर अमल दरामद करता है, उसके लिए वो तमाम माहौल भी बना देता है। तो वो माहौल फराहम करना स्टेट का काम है, लेकिन अवाम का काम भी ये है कि अवाम इस चीज को देखें कि हमारे यहाँ इंसान की कदर ज्यादा हो रही है, एक आने वाली बच्ची की कदर ज्यादा हो रही है, या हमारे यहाँ जो सोना आता है, जो चांदी आती है, उन चीजों की कदर ज्यादा हो रही है। ये पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बड़ा अहम मसला है। और कुछ जगहों पर हामिद मीर साहब ये है कि विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता तो जहेज दे दिया जाता है, ठीक है कि ये विरासत में इसको इतना, बेशक बेटे पे बहुत वैसा खर्चा कर ले, लेकिन जब बेटी को जहेज दिया जाता है तो कहते हैं कि ये जो है हमने इसको हिस्सा दे दिया, बस इसका जायदाद में हिस्सा नहीं है। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ, जो अपने इलाके की मैं आपको बात बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि जायदाद में तो हिस्सा नहीं देते, लेकिन जो लोगों ने बात की आपस में कि हम जहेज का बिल्कुल खात्मा कर देते हैं, और उन्होंने किया, जहेज का खात्मा किया। बहुत सारे खानदानों की आपस में बातचीत चली और उन्होंने जहेज का खात्मा किया। तो बस ये उम्मीद थी तमाम लड़कियों को कि हमें जहेज नहीं मिला, अब हमें जायदा विरासत में हिस्सा मिलेगा। तो उनको ना विरासत में हिस्सा मिला और ना वो जब घर से जा रही थी वहां पे भी उनको कुछ। वरवर आपके ख्याल में सही चीज है? वरवर एक ऐसी रस्म है कि जब शादी होती थी, अब ये बहुत कम हो गई है। ये केपी के में ये रस्म थी कि जब लड़का एक लड़की को ब्याह के लेके जाता था तो उसके लिए बहुत सारे मतलब पैसे भी देता था उसको, बहुत सारे कभी भैंस कभी गाय वो लेके जाता था, साथ अपने साथ खाना भी लेके जाता था। इसको वो रस्म कहते थे, लेकिन ये रस्म बहुत कम रह गई है। अब ये तक बहुत पहले, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये रस्म भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे लड़के की शादी का भी मुश्किल हो गया, बच्चे मुश्किल हो गए, इंसान मुश्किल हो गया, तो ये खत्म हो। अच्छा, सायरा अफजल तारड़ साहब, पाकिस्तान में ये दी डॉवरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1976 मौजूद है, जिसमें 1993 में तरमीम हो गई। शादी में आप जो गिफ्ट देते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा उनकी मालियत नहीं होनी चाहिए टोटल, और खर्चा जो है वो 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई इस कानून की कोई भी इज्जत नहीं करता, कोई इसको नहीं मानता, सारे इसकी ऐसी तैसी फेर रहे हैं। ये किसकी नाकामी है? रियासत की नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है, या पूरी सोसाइटी की नाकामी है? मीर साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये समझूंगी ये पूरी सोसाइटी की नाकामी है। देखें, रियासत का काम अभी मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप जैसे पंजाब का खवातीन का बिल है और उस पर एतराज हो रहा है। अब जो मैं मतलब हम में से कोई बंदा खिलाफ शरीयत काम करने का सोच भी नहीं सकता। मतलब मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में और जो हम मुसलमान है ना, मतलब जब आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं कि आपको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मसला क्या है? देखें, मैं बहुत सारी चीजों में हम कुरान को लेके आते हैं कि कुरान में ये हुक्म है, क्या कुरान में ये हुक्म नहीं है विरासत के मुतालिक? और ये लिखा है कि जो विरासत का इंतकाल सही नहीं करेंगे उनके बारे में हुम फिया खालिदून, कि वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। जहां तक इस कानून की बात है, रियासत का काम है कानून बनाना और अमल दरामद कराना भी उसका काम है। लेकिन फिर हम क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं जी अब घर टूट रहे हैं, फिर हम मसलतों का शिकार हो जाते हैं। फिर मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे मुआशरे में कि जो अक्रॉस द बोर्ड हैं, वहाँ तालीम भी फेल हो जाती है, वहाँ पैसा भी फेल हो जाता है, वहाँ तबकात भी फेल हो जाते हैं। और ये मैं कहूँ कि ये गरीबों का मसला है, बिल्कुल नहीं, ये हमारे मुआशरे का मसला है। अब स्कूटर जो अफोर्ड करता है वो दे रहा है, जो भैंस अफोर्ड करता है वो दे रहा है, जो गाड़ी। और मुझे पता है क्या लगता है हामिद मीर साहब, ये सब इसलिए है कि हमने असल रूह को छोड़ दिया। अगर अल्लाह ने बेटी को वो देने का हुक्म दिया है जो अल्लाह ने आपको दिया है, वो देने का हुक्म नहीं दिया जो आपके पास है ही नहीं। अगर हम उस पे चलें तो जिस बंदे के पास कोठी है उसको कोठी में से हिस्सा देना है, जिसके पास जमीन, और जिसके पास कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इतनी रिवायात हैं,
मतलब एक हदीस कुछ है कि एक साहबी के पास कुछ नहीं था, लोहे की अंगूठी थी, तो आपने कहा ये तो उसका मेहर दे दो। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बिकॉज मेरा भी ताल्लुक रूरल बैकग्राउंड से है, अभी आपने वीडियो दिखाई, एक खातून बेचारी जहेज तक उसका काम खत्म नहीं होता, उसका बच्चा होना है पलेठी का, तो उसने माँ बाप के घर जाना है और फिर उस पे कपड़े होने हैं, कल को उसके बच्चे और बच्ची की शादी होनी है तो माँ बाप ने सब कुछ देना है। मतलब मैंने तो ऐसी ऐसी सोसाइटी में चीजें देखी हैं। और कई दफा ये होता है, जिस तरह आपके कई औरतें मेरे पास आती हैं कि बाजी 10,000 दे चा 20,000 दे चा, मतलब असा बच्ची नू जेज देना है। सो वो कहती है कि मैंने वादा किया था कि मैं कुछ बर्तन दूंगी और मैं नहीं दे सकी। सो ये चीज तो मैं ये समझती हूँ एक जुल्म है और इसके खिलाफ हमें जहाद करना चाहिए। और स्टेट को अब जैसे ऑनर किलिंग पे कानून साजी हो रही है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस पे हो रही है, सो हमें मेरा ख्याल है जहेज पे जो कानून पहले से मौजूद है इस पे सिर्फ अमल दरामद करना है। इस पे अमल और वन डिश पे अमल दरामद हो गया ना, सिर्फ पंजाब में। चलें अल्लाह का शुक्र है। ये आपके इस्लामाबाद में नहीं होता नहीं, लेकिन यहाँ भी मेरा ख्याल है 10 बजे का टाइम तो हो गया, अभी वन डिश नहीं हुआ। ये जो E11 के शादी घर हैं 15-20, यहाँ पे किसी चीज पे कोई कानून जो उसका एहतराम नहीं होता। मेरा मतलब है होना चाहिए इसी तरह। जब और ये जो आपने कानून पढ़ा है, पता है इसका तरीकेकार क्या था? इसके तरीकेकार ये था कि कंप्लेंट करेगा कोई और वो डीसी को कंप्लेन करेगा और फिर डीसी वो केस फैमिली कोर्ट में भेजेगा। सो इस कानून में हमें ये आसानी करनी चाहिए कि अगर कोई हमसाया को देख के भी ये करता है कि इसको मिला है और वो उसकी शिकायत करे, क्योंकि फिर आपको सबूत भी देने होंगे। अगर औरत बेचारी खुद करेगी तो फिर आगे उसको इतनी मुश्किलात हैं। जमाने में तो सबूत देना बड़ा आसान है, ये जो बरी दिखाती हैं औरतें इस तरह करके, कम हो गई, उसकी फिल्म बना के दे दे। अच्छा समन जाफरी साहब, ये बताइए कि ये जो आपने अमेंडमेंट इसमें दी है, तो अमेंडमेंट अगर मंजूर हो जाए तो फिर ऐसा क्या तरीका होगा कि जो आप इसमें अमल दरामद करवाना चाह रही हैं वो उस पर अमल कैसे होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि सबसे पहले अमेंडमेंट्स जो हैं ये पास हों, क्योंकि ये अभी इन्होंने जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया है। स्टैंडिंग कमेटी में मैं होप ये कर रही हूँ कि जिस तरीके से हाउस से स्मूथली ये चला गया, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुझे लगता नहीं इतनी आसानी से चीज़ होगी। जैसे सायरा आपा ने बिल्कुल सही कहा कि ये सोसाइटी का इल है। इट हैज़ इसमें ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स हैं, जो गरीब तबका है, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है, ये भी तो देखना चाहिए। लेकिन जो एलीट क्लास है या जो आप जिसको मराठी तबका कहते हैं, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम मौजूद है। तो कमेटी में से ये पास हो जाए पहले तो सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद ये है कि ऑफकोर्स ये फैमिली कोर्ट्स के थ्रू ही होगा, लेकिन देखें जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं होगी, आप कुछ भी कर लें, आप अगर इसमें अमेंडमेंट ना देती तो मुझे तो पता ही ना चलता कि ये कानून पाकिस्तान में है। मुझे सीधी सी बात है, मैं एतराफ करता हूं, मुझे इस कानून का नहीं पता था। आपकी अमेंडमेंट जब मैंने देखी तो मैंने कहा ये क्या कानून है भाई। मैंने कानून देखा तो कानून जो है वो मैंने कहा ये इतना अच्छा कानून है, पाकिस्तान में तो जहेज बिल्कुल होना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीर साहब देखें, अमेंडमेंट्स जहाँ तक एक और बात मैं क्लियर करती हुई चली जाऊँ, मैं दूसरी उस पर कहती हूँ, इस लॉ पे भी ये कहती हूँ कि देखें लेजिस्लेशन होती है, जिस तरीके से कोई चीज़ अगर ईजाद होती है जब तक वो मार्केट में नहीं जाती, उसको पता नहीं चलता, तो उसके अंदर हो सकता है इस कानून के अंदर आपको बहुत खामियां नजर आएँ और फीडबैक जरूरी होगा। लेकिन अमेंडमेंट्स का मतलब यही होता है, मुझे 1976 के एक्ट में और 93 में लगा फर्क, मैंने उसके अंदर अमेंडमेंट किया। हो सकता है इसके अंदर और राय आए कमेटी में, ये भी हो सकता है कि कमेटी में कंसेंसस बन के कोई और चीज भी सामने आ जाए तो हम उसको भी इंप्लीमेंट करवा। अच्छा, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? नकानामे में कोई आप चेंज करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर अगर आप एक अमेंडमेंट देखें, मैं इसके अंदर दो चीजों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एक तो ये है कि सजा हमने मुतय्यन की है जो 6 माह से लेकर 2 साल तक हो सकती है, जो जज फैमिली कोर्ट्स ऑफ कोर्स दे सकती हैं। दूसरी इसमें सजा किस बात की खिलाफवर्जी पे? देखें, वो इस एडिंग एंड अबेटिंग इसके अंदर भी आ गई है। वो इस तरीके से कि जैसे मैंने अभी अपने प्रोग्राम के शुरू में भी एक बात कही थी कि फर्ज करें कि जी लड़का और लड़के के घर वाले कह रहे हैं हमें जहेज नहीं चाहिए, बट एक चीज आज हमारे यहाँ तो पहनावनियां होती हैं, सास को गोल्ड के झुमके देने जरूरी है, घड़ियां देनी जरूरी है, सास को गोल्ड के झुमके, बहुत सारी रिवायात के नाम पे बहुत कुछ होता है। कड़े देते हैं झुमके, और अब जो हाई क्लास होती है उसमें डायमंड्स आ गए हैं। सासें जो हैं ये गोल्ड के झुमके और मोटे मोटे सोने के कड़े पहनती हैं। पाकिस्तान में भी अगर कोई इंसानों की तरह का सलूक करें तो फिर भी बंदा पहनाए, ये सारा कुछ लेके भी। तो आप खुद ये एतराफ कर रही हैं कि सासें जो हैं वो नहीं, अब सासें बहुत अच्छी सोने के कड़े लेके जुल्म करती हैं। अब नहीं, हमें मेरे सब थिंग्स हैव चेंज्ड। बहुत अच्छी नहीं, मेरी बेटियां बड़ी
तो इसलिए मैं Let's of course not generalize, but यही वाली बात है। अभी बात वो भी सुन लेते जैसे अपने वर्वर की बात की। देखें, जब तक आप औरत को कमोडिटी समझते रहेंगे, इस तरह के लॉज बनते भी रहे, उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। आपको जहन से ये बात निकालनी पड़ेगी और ये बात समझनी पड़ेगी कि खवातीन के हकूक इंसानी हकूक हैं। आप उनको अलग नहीं कर सकते कि ये खवातीन के हकूक हैं और ये इंसानी हकूक हैं। तो जब तक आप कमोडिटी वाली चीज नहीं निकालेंगे ना जहन से कि जी ये तो मेरी मिल्कियत है, चाहे वो जहेज लेकर आए चाहे वो खरीदी जाए, क्यों खरीदी जाए या क्यों जहेज लेकर आए, क्यों गारंटी चाहिए? आप सही कह रही हैं कि लेकिन इसके लिए मर्द को अपना एटीट्यूड और वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना जरूरी है, लेकिन सास को भी गोल्ड के झुमकों से जान छुड़ानी चाहिए। मीर साहब, आपने मेरा जुमला पकड़ लिया। मेरे कहने का मकसद था डिफरेंट। यहाँ पे देखें, पाकिस्तान माशाल्लाह इतना बड़ा मुल्क है और मैं हमेशा कहती हूँ कि डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करने से बेहतर है कि उनको सेलिब्रेट किया जाए, मगर ऐसे डिफरेंसेस को खत्म करना चाहिए जो रिवायात। जी आयशा सैयद साहब कुछ बात करना चाह रही है, लेकिन मुझे एक छोटा सा वक्फा ले लें, मैं वक्फे के बाद आपके पास आता हूँ। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। पाकिस्तान में जो जहेज का मसला है, ये हर गरीब घराने और मतवस्त तबके के घराने का एक बहुत बड़ा मसला है। इस जहेज की लानत के खात्मे के लिए 1976 में कानून बना दिया गया था, बदकिस्मती से इस पे अमल दरामद नहीं होता और इसी पे हम बात करें। आयशा सैयद साहबा, क्या आपको यकीन है कि ये जो समन जाफरी साहबा की अमेंडमेंट है, ये आप सब खवातीन मिलकर इस कौमी असम्बली में इस कानून में तरमीम को पास करवा सकेंगी, और तरमीम जब पास होगी तो इसका मतलब है पूरे कानून पर अमल दरामद होगा? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, जो अच्छी अमेंडमेंट है, ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट है और हम इसका साथ देंगे। जहां पर भी अच्छा काम होगा इंशाल्लाह हम उसका साथ देंगे। और हामिद साहब, जो जहेज का मसला भी जो वक्फे से पहले बात चल रही थी कि मर्द जो है वो मांगते हैं, मैं आपको ये समझा दूं कि 99% जो है वो औरतों की डिमांड है, सासों की डिमांड है, नंदों की डिमांड है, घरों की डिमांड होती है। मर्दों की डिमांड बहुत कम होती है, उनकी इतनी डिमांड नहीं होती। दूसरी चीज, जो कवानीन मौजूद हैं, तो कवानीन पर अमल दरामद के लिए स्टेट का ये रोल होता है, अवाम का भी रोल होता है, इसमें सोसाइटी का भी रोल होता है, लेकिन स्टेट का ये रोल होता है कि वो टास्क देते हैं इदारों को, टास्क दिया जाता है और उसके जरिए वो चीज आम होती है और उसके लिए माहौल बनता है। देखें, कोई भी कानून आता है गवर्नमेंट का, कोई भी बिल आता है, उसके लिए जो है पहले से टास्क दिया होता है, पूरा एक माहौल बना दिया जाता है, तब जाके वो बिल पार्लियामेंट में आता है और वहां से जाके पास होता है। तो कानून पर अमल दरामद काम जो है ये स्टेट का है, तो ये स्टेट का काम हो गया। स्टेट अपना काम उस तरह से नहीं कर रही। तीसरी चीज जो है, यहाँ हम इस्लामी कानून को भी देख लें कि जहेज का कॉन्सेप्ट इस्लाम में क्या है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह होता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तकिया, कुछ मतलब घर की चीजें, घर का सामान उनको देते हैं। ऐसा नहीं है कि जहेज जो है वो अपनी बेटी को रुखसत करते हुए वो घर बसा रहे हैं, वो एक लड़का एक लड़की घर बसा रहे हैं, लड़की वाले अगर कुछ दे दें, लड़के वाले कुछ दे दें और वो घर बसा ले, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि लड़की वाले ही जो है ये सारा घर बसाएंगे और सारा घर आबाद करेंगे, और सिर्फ घर आबाद नहीं करेंगे, सासों को भी देंगे, नंदों को भी देंगे, पूरी फैमिली को देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, उससे हमारे माशरे में जो खवातीन पे तशद्दुद है उसमें इतना इजाफा हुआ है। कभी उसको जहनी तौर पे टॉर्चर किया जाता है, कभी उसको फिजिकली जैसे जलाया जाता है, उसमें तेजाब भांग, ये तमाम चीजें जो है वो आ रही हैं। इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि हुकूमत भी अपना मेन रोल जो है वो हुकूमत का होता है कि वो अपना रोल अदा करे और तमाम इदारों को टास्क दे, इस पे बात करे कि खवातीन का क्या। ठीक है, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, लेकिन इन माओ, इन बेटियों और बहनों को किस तरह से ग्रास रूट्स लेवल से आप बचाएंगे, किस तरह से इन चीजों को रोकेंगे? आप एक कैंपेन चलाएं, आप मीडिया को टास्क दें, तो मेरे ख्याल में ये चीजें मुमकिन होती हैं। और एक चीज में हामिद साहब, आप ये एक इसमें एक बात है, जो कंप्लेंट सेंटर होगा, जो मेरी बहन ने कहा, और वहां पे लोग कॉल करके, एक टोल फ्री नंबर होगा, वहां पे लोग कॉल करेंगे। हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्ट्री है उसका एक टोल फ्री नंबर है, लेकिन आप उसकी रिपोर्ट उठा के देख लें, उसमें कुछ एक साल में 300 तक केस दर्ज हुए। उससे 1-2 दिन पहले मैंने पूछा कि क्यों ऐसा है, तो कहने लगे फिर हम इतने मसाइल हल नहीं कर सकते, इसलिए हम अपना नंबर बंद कर देते हैं। तो आप देखें, अगर रियासती इदारों का ये हाल हो कि उनके जो टोल फ्री नंबर होते हैं, अल्लाह करे जो पंजाब कह रहा है कि हम जो कानून बनाया है, और मैं बड़े एहतराम के साथ अपनी बहन के सामने ये बात जरूर कहूंगी कि आप जरूर, आप अल्लाह का शुक्र है आपने कुरान पढ़ा है और कुरान ने जो हुकूक दिए वो हम नहीं देते, लेकिन उसमें स्टेट की कितनी जिम्मेदारी है। इस वक्त आप भी स्टेट है, मैं भी स्टेट हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, जो कवानीन बनते हैं उसको एक फ्रेमवर्क में हमें देके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और हमारा मजहब इस्लाम, उसमें के दायरे में हमने कवानीन
कवानीन बनाते होते हैं। तो मेरी बात यह है कि इस वक्त जो है कवानीन की जरूरत है, कवानीन पर अमल दरामद की जरूरत है, और उसके साथ साथ माशरे को अवेयर करना, ये भी मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इदारों को गोल्स दें और उसके जरिए वो तशहीर करें। अच्छा, इस वक्त देखें कौमी असम्बली 342 का हाउस है, 70 खवातीन है उसमें, और सेनेट में 100 सीटें हैं और उसमें भी 19 खवातीन हैं। तो ये कौमी असम्बली की 70 खवातीन मेंबर्स और सेनेट की 19 खवातीन मेंबर्स, आपको यकीन है कि मिलकर ये जहेज का कानून है इस पे अमल दरामद करवा लेंगी? मीर साहब, ये कानून इस पे अमल दरामद इन खवातीन ने नहीं कराना। नहीं, मर्दों को अगर आप गुजारिश सुने तो इनका दो चीजें हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक ऐसी लानत है जो कि हर तबके में है, और लेकिन फिर भी जो तालीम है ना वो इसका सब्स्टिट्यूट है। कम से कम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती है। नंबर 2, अभी समन का ये जो कानून ये बता रहे हैं, अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिद हामिद साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी, उसमें सारे फैमिली लॉज को वो लोग रिव्यू कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री कर रही है, इस पे भी वो काम कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल है, बिल्कुल है, और इस पे जरूरत थी। मेरी गुजारिश ये है कि देखें मैं किसी कंट्रोवर्सी में पड़े बगैर मैं देखती हूँ कि कोई भी चीज जो इस्लाम के रूह के खिलाफ हमें लगती है, उस पे बहुत सारे तबकात बाहर निकलते हैं ना। अभी पंजाब का एक्ट आया है, निकले हैं ना बहुत सारे लोग, एतराज हुए। कभी कोई बंदा आपको जहेज के लिए बाहर निकला हुआ नजर आता है? कितनी को दुनिया है। आपने आज प्रोग्राम कर दिया, पूरा साल भूल गए, नेक्स्ट ईयर होगा। ये इतनी बड़ी लानत है कि मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ हम खवातीन को, बल्कि इसमें तमाम, ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। हम सारे लोग जो इस्लाम के, दूसरी में एक और मेरी गुजारिश, आप अमल दरामद करवाएं ना फिर इस पे। हम बिल्कुल कराएंगे। हाँ। हामिद साहब, हम कराएंगे, और मैं एक और भी समझती हूँ अमल दरामद कैसे होगा। ये चीजें एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये कोई स्टैटिक नहीं। ये एक कंप्लेन होगी, 2 कंप्लेन होंगी, 1-2 लोगों के खिलाफ ये देख लें सारे के सारे शादी हॉल बंद हो जाएंगे। नहीं, शादी हॉल में नहीं जहेज होता। नहीं, जहेज अखराजात में नहीं आता वो। नहीं, हाँ, अखराजात में भी, मतलब उसमें अखराजात पर भी पाबंदी है ना। हम सिंपल देखें, अब वो कानून बनाया है ना, वन डिश। मुझे कई दफा लगता है कि हम लोग शायद कोई सहूलत चाहते भी नहीं। इतने लोग मेरे पास आते हैं कि बाजी ये वन डिश नहीं ऐसा करनी, सन जरा इजाजत लेके दो। आपको पता है? अच्छा, हाँ, कि हम कुछ और भी देना चाहते हैं। सो मैं उनको कहा कि ये एक सहूलत है जो हुकूमत ने आपको दी, और मेनली इनकम को। मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें, बिल के बगैर इस्लामी पार्टियां जो हैं पार्लियामेंट में मौजूद हैं। 2002 से 2007 तक हमारे लेजिस्लेशन, हमारी पार्लियामेंटेरियन का आप उठा के देख लें कि उनके कितने बिल कारोकारी पे। आपकी जो सिंध में कुरान के साथ शादी होती है जायदाद से महरूम करने के लिए, उस पे हमारे बिल्स हैं, कितने सारे बिल हैं। गैरत के नाम पर कत्ल, गैरत के नाम पर कत्ल, इसका बिल मौजूद है हमारा, मंजूर नहीं हुआ। राहिल काजी का बिल मौजूद है, समिया राहिल काजी का। अच्छा, इसके साथ साथ अभी हामिद भाई एक चीज और, कानून साजी के हवाले से, जहां मैं असेंबली में हूं, मैंने जो छोटी बच्चियों पे ज्यादती के हवाले से ये बिल जमा किया कि उनको जो है 21वीं तरमीम में जो आर्मी एक्ट है उसमें डाला जाता है कि एक बंदे को फांसी हो कि आइंदा कोई ऐसा काम ना हो सके। लेकिन हुकूमत ने कहा कि हम बिल तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं बार बार इस आपके इस मीडिया के थ्रू कर रही हूँ कि बड़े अफसोस के साथ कि अभी तक जो हुकूमती बिल जो मंजूर हुए हैं सारे इंतजामी उमूर के हैं, इंसानी हुकूक के। कोई भी बिल जो, अगर कोई प्राइवेट मेंबर अगर समन काम कर रही है, मेहनत कर रही है, एक बिल बनाती है, जमा करती है, चाहिए कि वो का बिल अच्छा हो, हम सब उसे मंजूर करें, लेकिन बिल हमारे मंजूर नहीं हो रहे। एक चीज तो ये। दूसरी चीज जो है, मेरी बहन ने बड़े एहतराम के साथ तालीम का कहा है। मैं सवात से हूँ। सवात में हमारे 2005 से जिलजिले में, फिर 2006, 7, 8 में, 9 में हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उसके बाद 2010 में हमारे कितने तालीमी इदारे तबाह हो गए। देखें, सवात में आपके साथ 800 से ऊपर लड़कों के स्कूल हैं, 400 से ऊपर लड़कियों के स्कूल हैं। मतलब लड़कियों की तालीम का रेशो बहुत नीचे लेवल पे है। तो मैं कितनी दफा असेंबली में मेरी करारदाद पास हुई, और करारदाद का भी कानून है कि हमें वुमेन यूनिवर्सिटी चाहिए। हमारी कितनी लड़कियां महरूम है। तो मैं बड़े, आप सवात में वुमेन यूनिवर्सिटी मांग रही हैं? मैं मांग रही हूँ वहां पे। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल है जी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में आप शामिल हैं, शरीक इक़्तिदार हैं, तो यूनिवर्सिटी सूबाई हुकूमत क्यों नहीं मांगते? देखिए हामिद साहब,
ये करारदाद हमारी बहुत पहले की मंजूर हो चुकी है। ये वजीर आजम साहब ने हमारी 2004 में मेरे ख्याल में ये मंजूरी हो चुकी है, और आपका एक सदर के पास भी ये इख्तियार होता है। वजीर आजम का भी आपका नॉन डिविजिबल पोल कॉम्पोनेंट जो होता है उसमें भी वजीर आजम आपका कर सकता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मेरी बहन जो इस वक्त रूलिंग पार्टी से हैं, एक मिनिस्टर हैं, वो ये बात कर रही है, और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इनसे ये बात करूंगी, ये दरख्वास्त करूंगी कि बराए करम, आप समझती हैं कि जहेज की लानत का खात्मा तालीम है, तो आप देखें कि आपके बजट में तालीम का कितना हिस्सा है। आप देखें कि आपने वो इलाके, आपका फाटा जो है वो तबाह हो रहा है, आपने वहां पे कितना बजट दिया, कितना आपने खर्च किया, उनको आप मेन धारे में ला रहे हैं, आप उनको पाकिस्तान के कानून में शामिल कर रहे हैं। आप जो इलाके आपके तबाह हाल हैं उनका आपने रिहेबिलिटेशन का कितना काम किया, आपके एनडीएमए का रोल क्या है, इन तमाम चीजों को देखना होगा। रिहेबिलिटेशन जैसे एनडीएमए के कानून में ये लिखा हुआ है कि जिस इलाके में कोई आफत आती है और उसके तवस्सुत से उस सूबे से बाहर होती है तो एनडीएमए उसकी हेल्प करेगा। वो क्या कर रहा है? एक अच्छी बात यह है समन जाफरी साहबा, मुझे जो नजर आ रही है कि जहेज के कानून पे आयशा सैयद साहबा ने आपको सपोर्ट किया है, गैरत के नाम पे कत्ल पे आपका तीनों का इत्तेफाक है कि गैरत के नाम पे कत्ल के खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए, कारोकारी के आप खिलाफ हैं, वरवर के आप खिलाफ हैं, बरी के आप तीनों खिलाफ हैं, और आप तीनों चाहती हैं कि विरासत में औरतों को हिस्सा मिलना चाहिए। सही बात? हम नहीं कहते, अल्लाह कहता है। अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है, लेकिन हम बुलाया हुआ ना हमने, तो ये एक अच्छी चीज है। मैं एक छोटा वक्फा लेता हूं और वक्फे के बाद मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो तमाम मामलात हैं इस पे जो कानून साजी अगर हो जाए तो क्या फिर उस पे अमल दरामद है वो कैसे होगा, उसको मुमकिन कैसे बनाए, क्योंकि हमारे सामने मौजूद है जहेज के खिलाफ कानून पाकिस्तान में मौजूद है, अमल दरामद नहीं हो रहा। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदेद। जी समन जाफरी साहबा, सियासत में भी गंद है, सोसाइटी में भी गंद है, कचरा हर तरफ बिखरा हुआ है, कचरा आपको साफ करना है, तो ये जो हमारे कवानीन पे अमल दरामद नहीं होता तो ये भी हमारे दिलो दिमाग में कचरा ना, तो जहन में मौजूद कचरा भी साफ करने की जरूरत है। तो खवातीन ये मिल मिलाकर मर्दों से ये कचरा कैसे साफ करवा सकती है? मीर साहब, आपने कचरे की बात कर दी तो मैं बस एक बात कहती हुई गुजर जाऊँ। 10 तारीख से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कराची में क्लीननेस कैंपेन शुरू कर रही है और हम सबसे सपोर्ट मांग रहे हैं, जितने भी कराची में लोग हैं उनसे कि आइए और कराची को साफ करें जो वहाँ। ये खवातीन मर्दों के साथ मिलके कचरा साफ करेगी? बिल्कुल, सब तमाम कराची वाले, कराची में खवातीन भी हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, झाड़ू उठाएंगे, स्टूडेंट्स भी हैं, जिस जगह जिस तरीके की सफाई की जरूरत होती है कोई शर्म महसूस नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कचरा अगर फैला है तो उसको साफ तो करना पड़ेगा ना, अपना घर तो समझना पड़ेगा और अपना घर है। बात हो रही थी, मैं उसकी बात हो रही थी, पढ़ने लिखने के स्कूल्स की बात हो रही थी। एक तो सबसे बड़ा अलमिया ये कि हम समझते हैं कि डिग्री अगर हाथ में आ गई तो पढ़ाई लिखाई हो गई। आई डोंट थिंक सो। मेंटल, जब तक आपकी मेंटेलिटी ठीक नहीं होगी, जब तक नहीं होगी। अभी आपकी रिपोर्ट में दिखाया कि 605 खवातीन ने प्रेशर में आके साइकोलॉजिकल सुसाइड्स कमिट की। इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बहुत से ऐसे भी घराने होंगे जहाँ पे MBA डिग्री होल्डर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, बड़े बड़े डिग्रीज लिए हुए होंगे। तो इस बात को इससे महदूद कर देना, बिल्कुल पढ़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल हम तो इस पे कहते आए हैं। और जहाँ अगर यूनिवर्सिटी अगर सवात में दी जा रही है तो एक हैदराबाद में भी प्लीज फेडरल यूनिवर्सिटी दे दीजिए। मगर बात यह है कि पढ़ाई लिखाई जो हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है ना, अल्ताफ हुसैन साहब के नाम, फेडरल यूनिवर्सिटी। देखिए वो फिर आपने वो एहसन इकबाल साहब वाली बात कर दी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी भी होती रहे, अच्छा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जी, फेडरल का जो काम है वो तो करना पड़ेगा ना। हाँ। तो ये वाली चीज है। दूसरी बात ये है कि देखें, बिल्कुल सही बात है, स्टेट का बहुत बड़ा रोल है इम्प्लीमेंटेशन में, इदारे इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें स्टेट का रोल है। मगर मैं यहाँ पे दोबारा ये बात कहूंगी कि ये मेरा, हम सब जितने लोग हैं इन सब का भी एक मेजर रोल हमें प्ले करना है, अवेयरनेस क्रिएट करने में और प्रेशर बिल्ड करने में। अभी कारोकारी की बात हुई कि जी विरासत के अंदर से हकूक लिए जाते हैं। अमीर साहब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत जो पार्लियामेंट में बैठी रही हैं, उनके घरों के अंदर कुरान से शादी के वाकयात मौजूद हैं। तो ये ट्रिक, मैंने कहा मैं इस पे बात नहीं करी, मैं बहुत डिफरेंट लोगों की बात करी हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर। बात यह है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा सर। अगर मैं अपने घर में यहाँ पे आके मैं एक बिल पेश करती हूँ और अमेंडमेंट्स लाती हूँ और मैं अगर वही चीज प्रैक्टिस कर रही हूँ तो प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। मुझे सबसे पहले खुद कदम उठाना पड़ेगा। स्टेट की जिम्मेदारी है, हम स्टेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये इदारे उनके उसमें होते हैं। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं ओपिनियन लीडर्स या ओपिनियन मेकर्स है। सर आप भी यहाँ पे बैठे हुए मीडिया में, आपकी एक पूरी एक फॉलोइंग है जो ओपिनियंस वो करती है। आज आपने ये शो किया, हो सकता है कुछ लोगों पर इसका असर पड़ जाए। एक तो गिव अप नहीं करना, ये सोच के कि जिस चीज नहीं हो रही तो हम गिव अप करते हैं। दिस इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, लाइक आप ऑल्सो सेड, बट ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। हम सब कहीं ना कहीं कितनी थोड़ी बहुत भी असर रसूख रखते हैं, अगर हम अपने अंदर से चेंजेस लाने शुरू करें तो चीजें ठीक हो सकती हैं। अच्छा सायरा अफजल तारड़ साहबा,
सवात में एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है और हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की जरूरत है, और उन दोनों यूनिवर्सिटियों में इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर स्टडीज भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी। और आपको हैरानगी होगी सुन के कि ये अफसर हर जिले में मौजूद है। अच्छा जनाब, जेंडर जी। और वो आपको जब मैंने पूछा कि वो क्या है, अच्छा आप देखें कि जरा इस तरह के हकूक के लिए कितने इदारे काम कर रहे हैं। आपके विमेन डेवलपमेंट है, आपका सोशल सेक्टर है, वो करता है। और अब जो कि मुझे क्योंकि पंजाब का ज्यादा पता है, सो अब जो विमेन एम्पावरमेंट के बाद ये जो हेल्प डेस्क है और डीसीओ, मतलब वो लंबी चौड़ी चीजें हैं। मुझे खुशी जिस बात की है मैं हामिद मीर साहब, वो ये है कि आप देखिएगा इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब गिलास भर जाता है तो एक कतरा भी बाहर गिरता है। जो मुझे हर मतलब मैं पिछले जब से मैं सियासत में हूँ, मेरा ख्याल है कि ये 8वां विमेन इंटरनेशनल डे है जो हम मनाते हैं। और जाहिर है चूंकि मैंने इलेक्शन लड़ा तो हर साल ना कहीं वो मुझे जरूर बुलाते थे। मैंने जो इस दफा 2016 में जो मैंने हलचल, जो मैंने पार्टिसिपेशन, जो एक होप मैंने देखी है, वो मैंने पिछले 5 साल। अच्छा एक बात बताएं, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो सुन रहे हैं, आप डायरेक्टली इलेक्शन लड़ती हैं, आप इलेक्शन कैंपेन में जब जाती हैं गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे वोट मांगने के लिए, तो मर्दों का बिहेवियर आपके साथ कैसे होता है? कभी कोई मर्द ऐसा भी मिला आपको जिसने आपको कहा होगा क्यों कि तुम औरत हो मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा? मैं आपको यकीन नहीं कर सकती कि हमेशा मैं इन प्रोग्रामों में आके औरतों को डिफेंड करती हूँ, लेकिन मेरे लिए बीइंग अ फीमेल डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज रहा है। अच्छा। और इतना एडवांटेज रहा है कि मेरा इतना लोगों ने मेरी इज्जत की। औरत की वजह से आपको एहतराम मिला, औरत होने की वजह से एहतराम मिला आपको? मुझे लगता है औरत होने की वजह से, या पता नहीं एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। कभी किसी मर्द ने आपको ये कहा कि आप औरत है मैं आपको वोट नहीं दूंगा? मैं वोट मुझे कभी अपने पूरे हल्के के किसी एक मर्द की मतलब देखने से नहीं फील हुआ कि मैं औरत हूँ। अच्छा। हामिद मीर साहब 2,000 बंदा होता है और मैं अकेली। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं हमारे सोसाइटी के। मैं आपको बताऊं एक और, ये शर्मीन चिनाय को जो मिला है ना ऑस्कर, वो हाफिजाबाद की कॉर्नर किलिंग, वो लड़की हाफिजाबाद की थी। सबा। सो अगर पाकिस्तान में एक सबा है ना तो दूसरी सायरा अफजल भी है। अच्छा। सो हमें पाकिस्तान की जब हम पिक्चर पेश करते हैं तो उसी इलाके से एक ऐसी औरत थी कि जिसको उसके बाप और चाचा ने मारा, और दूसरी औरत मैं हूँ। अच्छा समन, इस पर आप कमेंट करेंगी कि हमारी सोसाइटी में खवातीन के साथ जुल्म भी होता है, वो एक हकीकत है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सायरा अब्दुल तारड़ साहब कह रही है कि मैं जब वोट मांगने जाती हूँ कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें वोट इसलिए नहीं देंगे कि तुम औरत हो। ये अच्छी चीज नहीं है? बहुत खुशाइन चीज है, बहुत अच्छी एक चीज है, और बिल्कुल सही आप ये कह रही हैं कि पॉजिटिविटीज को जो हाईलाइट करना चाहिए। मगर मसला ये है कि शायद एक सायरा आपा होंगी हाफिजाबाद में और कई सबा होंगी, तो वो रेशो को भी देखना पड़ता है मेरे ख्याल के अंदर। लेकिन बिल्कुल सही बात है, असेंबली में मैं आपा से फिर आज खवातीन का आलमी दिन है, दो एज अ पॉलिसी MQM डज नॉट सपोर्ट जो फंड्स मिलते हैं, मगर अगर सबको मिल रहे हैं तो खवातीन MNS को भी देते हैं। रिजर्व सीट्स में तो क्या हुआ है, तो लेजिस्लेचर 80% से ज्यादा लेजिस्लेशन कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहिए। कंट्रोवर्सी नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक मिनट आयशा सैयद साहिबा, आप समन जाफरी के मुतालबे की हिमायत करती हैं? ये तो मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा ये मुतालबा करती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो इतनी खवातीन का जो वन मैंडेट ना भरपूर मनाया जा रहा है, तो ये जो लेजिस्लेटिव बैठे हुए हैं आपके जो इतना इनके लिए भी हमें इक्वल राइट्स दें, हमें डेवलपमेंटल फंड दें, और फैसला आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सायरा आपा, MQM और जमात इस्लामी इकट्ठी होगी इस मसले में? रिक्वेस्ट है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें, नून की भी इकट्ठी हो जाएगी। और मुझे मैं तो देखिए, मैं तो जहां तक हामिद मीर साहब, मैं अगले दिन भी आज बात हो रही थी कि बावजूद इसके मैं इलेक्शन लड़के आई हूँ, लेकिन जहां औरतों का मसला होता है ना, मतलब वहां मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने आप को फिर मेन स्ट्रीम के साथ ब्रैकेट नहीं करती, इनके साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगी। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है कि इस इशू को थोड़ा ये भी देखना है कि ये जो अभी जिस आयशा ने जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात की, फिर कुछ मसले भी हुए, लेकिन बहरहाल मैं कहती हूँ कि अच्छा आखिरी बात करें। दो बातें बस मैं खत्म करूंगी। एक तो जहां रिक्वेस्ट की बात है वहां वजीर आजम साहब से बात यह है, इतनी कॉम्पिटेंट खवातीन नून लीग में बैठी हैं, खुदारा किसी को पूरा मिनिस्टर बना के फेडरल मिनिस्टर भी बना दे, स्टेट मिनिस्टर से, तीनों की तीनों आखिरी में नहीं एक बात बताऊंगी, अच्छी बात करेंगे, फेडरल मिनिस्टर बनाएं, यही तो मसला है। देखें हमारी एक पॉलिसी थी हामिद मीर साहब, मैं बलीगुर रहमान और खुर्रम, हम तीनों एक ही कैटेगरी के थे,
हम तीनों के वालिद साहबान पीएमआई के साथ थे। अगर एक औरत पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है तो फेडरल मिनिस्टर क्यों नहीं बनाएगी? खवातीन मौजूद हैं। बीइंग ऑपोजिशन में ये बात कह रही हूँ कि नून लीग में इस वक्त बहुत कॉम्पिटेंट खवातीन मौजूद हैं। ये बात मत कहें कि जी मेरिट मिलता है। दूसरी एक बात, मुझे खुशी है कि मुझे मर्दों की तरह कंसीडर किया गया बीइंग अ फीमेल। मुझे आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे, आप वही बात कर रही हैं जो आपके मिनिस्टर्स कह के पार्लियामेंट में गुजर जाते हैं। आखिरी बात, आज के दिन के हवाले से सिर्फ औरत की इज्जत इसलिए ना करें कि वो किसी की माँ, बेटी या बहन है, वो एक इंसान है सबसे पहले इसलिए उसकी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा टाइम खत्म हो गया, अगर आप बुरा ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और आखिर में ये जो समन जाफरी साहबा ने बात की है, बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान में एक औरत अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकती है 2 मरतबा, तो इस वक्त मौजूदा कैबिनेट में स्टेट मिनिस्टर्स तो हैं खवातीन, फेडरल मिनिस्टर कोई नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।